जी मेरी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल साफ वर्मा आवाज आ सर, रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। इदमंधः तमः कृत्स्नम् जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योतिर आ संसारम न दीप्यते। CSSP के मानद निदेशक प्रोफेसर A.K. वर्मा सर इस सत्र में अपनी उपस्थिति से इसकी अकादमिक गंभीरता को बनाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाले प्रोफेसर B.K. सिन्हा जी, अरुण कुमार चौधरी जी और मेरे प्रिय संजय जी और धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी। मैं वर्मा जी के विषय में बहुत कुछ जानता हूं और मैं उनसे बहुत ही प्रभावित व्यक्ति अपने को मानता हूं। यद्यपि मेरी रूबरू मुलाकात उनसे नहीं हुई है, लेकिन सर गृद्धकूट पर्वत पर ऊपर बुद्ध रहते थे और नीचे वेणु वन में महावीर रहते थे, और इतिहास में इन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। तो रूबरू मुलाकात होना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि विचारों का संप्रेषण भौतिक माध्यम की अपेक्षा अभौतिक माध्यम से ज्यादा होता है, क्योंकि विचारों का स्वरूप ही अभौतिक है। इसलिए जब कभी भी हम उसे भौतिक माध्यम में लाने का प्रयास करते हैं तो हम कहीं न कहीं विचारों को भौतिक सीमाओं में बांधते हैं, जो उसके स्वरूप और उसकी विशेषता के सर्वथा विपरीत होता है। मैं अपनी तरफ से वर्मा जी के इस प्रयास के लिए ही नहीं, बल्कि वर्मा जी 2007-8 से ही जिन प्रयासों में लगे हुए हैं और अपनी चिंता को भारत की नई पीढ़ी के चिंता के रूप में उसे प्रस्तुत करने के लिए 71 वर्ष के उम्र में भी जो उपक्रम कर रहे हैं, काश इस देश में यदि 10-20 लोग भी A.K. वर्मा जी की तरह हो जाते तो ये देश बदल सकता था। इस देश के सोचने के तरीके बदल सकते थे। सर, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का न विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन न ही मैं उसका अध्येता हूं, लेकिन मैं आपके सामने ये प्रोक्लेम करता हूं कि यदि अगला जन्म मुझे मनुष्य योनि में मिला तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मैं अगले जन्म में राज विद्या और राजनीति शास्त्र का ही अध्ययन करूं। मुझे राजनीति शास्त्र से इतना लगाव है। आप सब लोग जानते हैं कि एक क्राइस्ट कॉलेज जैसे एक छोटे से महाविद्यालय में अपनी अकादमिक यात्रा को संचालित करने वाले A.K. वर्मा पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में या भारत के सोशल साइंस के क्षेत्र में ऑस्मोसिस सोशल थ्योरी, रिवर्स ऑस्मोसिस सोशल थ्योरी की जो उन्होंने प्रस्तावना किया, उसकी जो गवेषणा की और उसको जानने के लिए पूरी दुनिया उनके सामने मुखातिब हुआ एक क्राइस्ट चर्च कॉलेज के एक साधारण से असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में आज भी ज्ञान की गरिमा बनी हुई है। यद्यपि ये मैं मानता हूं कि पूंजीवाद का एक प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूं कि मेजर प्रोजेक्ट है कि सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य को ज्ञान विहीन बना दिया जाए ताकि उसे संपूर्ण रूप से वस्तु और उपभोक्ता में रूपांतरित किया जा सके। और उसकी इस पूंजीवाद की इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए जयपाल सार्त्र ने डायलेक्टिकल ऑफ रीजन में कहा था कि वी आर शेयरिंग ए सिविलाइजेशन which is going to be converted man into a products of his products। अपने ही उत्पादों का उत्पाद
मनुष्य को बनाने वाली यह सभ्यता है और जिसके साथ हम सहभागिता कर रहे हैं। जयापाल शास्त्री की इस पंक्ति का जब मुझे स्मरण आता है तो तत्काल मेरे मस्तिष्क में भारतीय परंपरा के भर्तृहरि की भी वह पंक्ति मेरे मनों में गूंजती है कि भोगा न भुगता वय में वो भुगता, कि मैं अब भोगता नहीं रह गया हूं बल्कि भोग्य वस्तुएं ही मेरा भोग कर रही हैं। तो हम इस सभ्यता के दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में मनुष्य को आपको चोट फिर भी नहीं लगी। मनुष्य को उसकी सैद्धांतिक चेतना से अलग कर देने की, उससे एक सिद्धांत निर्माण करने वाले मनुष्य की अवधारणा को ही सिरे से खारिज कर देने की मुहिम चल रही है। उसमें आज अवधारणात्मक शोध, सैद्धांतिकी के इंट्रिकेसीज के साथ हम इस दुनिया को समझने का प्रयास करें, यह बहुत जरूरी हो गया है। और इसीलिए वर्मा जी, आपको मैं हृदय से इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि झोला में क्वेश्चनार टांग कर जो लोग चलते फिरते हैं और जो मिडिल रेंज थ्योरी के गिरफ्त में आकर अपना शोध अध्ययन करने का दंभ भरते हैं, आपने कम से कम उन सीमाओं को समझा और उन सीमाओं को तोड़कर लगभग इस कार्यशाला में लगभग 70 प्रतिभागियों को जोड़ा और उनको नॉन एम्पिरिकल रिसर्च करने की ओर प्रवृत्त किया। मैं कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी का सर मैं विद्वान व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि प्रोफेसर ए.के. वर्मा ने अपने जीवन में जिस शोध को या समाज और राजनीति की गतिशीलता को समझने की जिस अभियांत्रिकी को सामने लाया, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उस अभियांत्रिकी को लाने में सर, आप ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपके पढ़े हुए शोध पद्धतियां आपके उपयोग में नहीं आई और उन शोध पद्धतियों का ज्ञान ऑस्मोसिस सोशल थ्योरी और रिवर्स ऑस्मोसिस सोशल थ्योरी को प्रतिपादित करने में मुझे संदेह है कि आपके द्वारा पढ़ी गई शोध की पद्धतियों का कितना उसमें योगदान रहा होगा। लेकिन आज यदि कोई व्यक्ति प्रोफेसर ए.के. वर्मा के द्वारा जो शोध प्रस्तुत किए गए हैं, जो लिखे गए हैं, अगर उनमें कोई अंतर्निहित, उसमें कोई इम्प्लिसिट जो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको यदि डिटेक्ट करने का प्रयास करे, उसको वर्कआउट करने का प्रयास करे, तो एक इंपिरिकल और एक नॉन इंपिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको प्रोफेसर ए.के. वर्मा की राइटिंग में मिल सकती है और आप उसकी एक रूपरेखा बना सकते हैं। लेकिन मेरी आपत्ति यह है आप सभी प्रतिभागियों से कि क्या प्रोफेसर ए.के. वर्मा की राइटिंग्स में इम्प्लिसिट जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसे जानकर आप ए.के. वर्मा बन सकते हैं क्या? क्या वो जो शोध की पद्धतियां हैं वो ए.के. वर्मा का निर्माण करने की क्षमता रखती हैं क्या? या उन शोध पद्धतियों से अलग और पृथक ए.के. वर्मा बनने की कोई दूसरी अभियांत्रिकी होती है? वर्मा सर, मुझे स्मरण आता है कि जब बेनेडिक्ट एंडरसन ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसमें एक चैप्टर उसने लिखा है इंटरडिसिप्लिनरिटी पर। चैप्टर का नाम ही है इंटरडिसिप्लिनरिटी, और उसमें बताया कि ऑक्सफोर्ड में किस तरीके से ये सर्वेक्षणात्मक और पर्यवेक्षणात्मक रिसर्चर को दोयम दर्जे का रिसर्च माना जाता था और इस पीड़ा से कैसे एंडरसन अपने विद्यार्थी जीवन और अपने शोध के जीवन में गुजरे,
और उन्होंने इस मिथ को कम से कम तोड़ने का प्रयास किया और इमेजिन्ड कम्युनिटी नामक ग्रंथ लिखकर एक सर्वेक्षणात्मक और पर्यवेक्षणात्मक शोध को एक अवधारणात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करके किस तरीके से नेशनलिज्म के में उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इमेजिन्ड कम्युनिटी में जिस प्रकार की रिसर्च मेथोडोलॉजी का उपयोग किया गया है, क्या उस रिसर्च मेथोडोलॉजी को जान के मैं फिर यह कहूंगा कि क्या कोई बेनेडिक्ट एंडरसन बन सकता है? जब हम इंपिरिकल और नॉन इंपिरिकल रिसर्च की बात करते हैं तो हमें इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस सीमा और एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, उसकी भी क्या सीमा हो सकती है, इसका सर हम लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। दुनिया में कोई रिसर्च न तो प्योर इंपिरिकल होता है और न तो कोई रिसर्च दुनिया में प्योर थ्योरेटिकल होता है। ये थ्योरी और इंपिरिकल का ये डिवीजन है ना, यह भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ की गई एक मुझे कभी कभी पश्चिमी साजिश लगती है कि इसका विभाजन ही निरर्थक है। मैं सर अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं आपके इस प्रोजेक्ट के समर्थन में मैं एक छोटी सी बात आप सभी प्रतिभागियों और आप सभी लोगों के स्मरण में लाना चाहता हूं कि मार्टिन हाइडेगर ने 1938 में एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आज के मनुष्य और आज की सभ्यता का सबसे बड़ा जोखिम पारमाणविक युद्ध का नहीं और नहीं इसी प्रकार की किसी अन्य विध्वंसकारी तकनीक का है। आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है और जो वास्तविक खतरा है वह इस बात में निहित है कि एक दिन कहीं ऐसा न हो जाए कि जीवन और जगत की वैज्ञानिक तकनीकी समझ को ही समझ का एकमात्र प्रकार स्वीकार कर लिया जाए। वर्मा सर, अभी आपने प्रस्ताविकी में इस बात का संकेत किया था कि हम विज्ञान के द्वारा प्रस्तावित जो मानदंड होते हैं, जो सोचने के तरीके होते हैं, उनको हम प्रश्नों से परे मान लेते हैं, उस पर प्रश्न नहीं उठाते। हाइडेगर भी यही बात कह रहे हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जीवन और जगत की वैज्ञानिक तकनीकी समझ को ही समझ का एकमात्र तरीका एक दिन न स्वीकार कर लिया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या है। और वर्तमान दौर में हम वस्तुतः ऐसे ही समझ की एक रेखीय आयाम में और उस एक रेखीय सोच में पूरी दुनिया सिमटती जा रही है। मैं यहां प्रतिभागियों को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि विगत 50 वर्षों में दुनिया में प्रकाशित उन पुस्तकों की आप एक सूची बनाइए जिन पुस्तकों ने दुनिया को प्रभावित किया है, तो वर्मा सर आप इस बात से सहमत होंगे कि उनमें से शायद कोई भी एक पुस्तक इंपिरिकल रिसर्च पर आधारित नहीं होगी। अगर आप ऐसे विगत 20-25 वर्षों में 150 पुस्तकों की सूची बनाएं तो आप पाएंगे कि उनमें से दुनिया को जिन पुस्तकों ने प्रभावित किया वो किसी इंपिरिकल रिसर्च पर आधारित वह शोध नहीं था और न वो चिंतन था। मेरा ये जो सर्वेक्षण है या जो मेरा जो अभिमत है, ये इस बात को
इस बात की ओर मतलब केवल संकेत करने के लिए है कि कहीं ना कहीं हमें इंपिरिकल रिसर्च की सीमाओं को तोड़कर धीरे धीरे हमें अपने जीवन और जगत की सैद्धांतिक समझ को मजबूत करना चाहिए। और जब तक मनुष्य अपनी सैद्धांतिक समझ को मजबूत करता रहेगा और जिस अनुपात में वह मजबूत करता रहेगा, तभी उसी अनुपात में वह दुनिया की जो आधुनिक सभ्यता की जो मनुष्य को निर्मित करने की जो एक परियोजना है, उस परियोजना से मुक्त मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में उसी अनुपात में अपने को रिस्टोर कर पाएगा। सर, मैं भारत में समाज विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जिस तरीके के सोच और जिस तरीके के रिसर्चेज हो रहे हैं, उसकी एक मेंटल लैंडस्केप क्या है, उसको बहुत संक्षेप में आपके प्रतिभागियों तक पहुंचाने के लिए मैं प्रोफेसर दयाकृष्ण का शताब्दी वर्ष में दिए गए व्याख्यान की कुछ पंक्तियां मैं एक प्रतिनिधि के बतौर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि आपको लग सके कि भारत का जो मेंटल लैंडस्केप है वो किस परिस्थिति में है और कहां है। और मैंने प्रोफेसर दयाकृष्ण के इन पंक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में इसलिए चयन किया कि वो बहुत जागरूक और बहुत ही आत्मचेता व्यक्ति थे और वो इन पीड़ाओं से गुजरते थे। सर, वो अपने व्याख्यान में हमें आगाह कराते हैं कि पिछले 150 वर्षों में कुछ ऐसा घटित हुआ कि हम भारतीय सभ्यता के ज्ञानात्मक अतीत और जातीय स्मृति से कट गए, उस स्मृति से जो आत्म चेतना के स्तर पर इस सभ्यता के होने की, उसके अस्तित्व की बुनियादी शर्त रही। यहां अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के भीतर एक नए ही वर्ग को पनपाया, जिस वर्ग में हम और आप सभी आते हैं, जो अपने मुल्क और अपने लंबे अतीत से कहीं ज्यादा पश्चिम के बारे में जानते हैं। ज्ञान के हर क्षेत्र में केवल हम वही जानते हैं और जानना चाहते हैं जिसे पश्चिम ने उपजाया है, यूनानियों के वक्त से लगाकर आज तक। हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जहां हमारे दिमाग की ढलाई होती है, यही पढ़ाया जाता रहा। इस प्रकार एक ऐसी मानसिकता का निर्माण हुआ जिसमें हर आदमी भीतर से यही मानकर चलता है कि सारे ज्ञान की जड़ें पश्चिम में हैं। भारतीय सभ्यता या शायद किसी अन्य पश्चिमेतर सभ्यता का अतीत इस दृष्टि से शून्य है कि उसका विश्व सभ्यता में कोई योगदान भी है। हमारे यहां अगर कुछ है जिससे हम थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं, तो वह है सिर्फ अध्यात्म, धर्म या विजडम, या आप जो भी कह। हमारी सभ्यता का यह सर्वग्रासी स्मृति भ्रंश हमारे भीतर इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि हम में से अधिकांश इस तथ्य से बिल्कुल अवगत नहीं होते कि हम अपने अतीत के हजारों वर्षों के दौरान इन सब ज्ञानात्मक अभियानों से गुजर चुके हैं और गुजर कर ही यहां पहुंचे हैं। हमारी स्मृति भ्रष्ट बदहाली का यह हाल उस शिक्षा पद्धति की देन है जो अंग्रेजों ने इस देश में रोपी और जिसकी परिणति एक भयानक रंगभेद सरीखे अपार्थीड में हुई, और जिसने मेरे सोचने के ढंग को ही नहीं बल्कि सोचने के कोटियों को ही बदल डाला। एक तरफ वे लोग हैं जो अभी भी किसी तरह ज्ञान की परंपरागत पद्धतियों से जातिस्मर की तरह चिपके हुए हैं, और दूसरी तरफ वे
जो उन विषयों का उस पद्धति से अध्ययन करते हैं जिन्हें मॉडर्न कहा जाता है। इन दो वर्गों के बीच किसी तरह के संवाद या संप्रेषण की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि ये मॉडर्न ही इस देश के सत्ताधारी एलीट के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं और वही अपने को इस सभ्यता का एकमात्र प्रतिनिधि समझते हैं और अपने द्वारा उत्पादित ज्ञान से इस सभ्यता के वर्तमान को संचालित कर रहे हैं। इससे एक ऐसी विचित्र और असंगतियों से पटी हालत पैदा हो चुकी है कि इस देश का सभ्यतागत अतीत, जिसने अपने आप में 5000 वर्षों और बहुत उथल पुथल भरे वर्षों में अपने को कायम रखा है, सक्रिय रखा है, रचनाशील बनाए रखा है, आज उसके सामने इतिहास की इस घड़ी में संपूर्ण आत्मविस्मृति और पूरी तरह से उजड़ जाने का खतरा उपस्थित हो गया है। विगत 150 वर्षों में सर इस देश में क्या हुआ, इसकी एक बहुत विस्तृत रपट न प्रस्तुत करके संकेत के रूप में हम इन पंक्तियों के माध्यम से आपके प्रतिभागियों तक इस बात को संप्रेषित करना चाहती हैं कि आज के भारत का जो आज का वर्तमान मानस है, उसके सोचने का जो तरीका है, उसका मेंटल लैंडस्केप क्या है। आप सभी लोग, चाहे वो बीके सिन्हा सर हो, चाहे अरुण कुमार चौधरी हो और आप वर्मा सर, आप हमसे इस बात से सहमत होंगे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम, समृद्धतम और अद्यतन सभ्यता संस्कृति है। इसकी निरंतरता का सानी दुनिया में कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं है। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि कोई सभ्यता और कोई संस्कृति अपने को अद्यतन आखिर अपने द्वारा उत्पादित ज्ञान के आधार पर ही तो बनाए रखता है। सभ्यता और संस्कृति को धारण करने वाला कोई कछुए का पीठ पर तो धरती, हमारे पौराणिक आख्यानों में कहा गया है कि यह धरती कछुए के पीठ पर आश्रित है, लेकिन कोई सभ्यता और कोई संस्कृति तो अपने द्वारा उत्पादित ज्ञान के माध्यम से ही धारण की जाती है, अपनी निरंतरता को बनाए रखती है और अपनी गतिशीलता को भी बनाए रखना चाहती है। और इस दृष्टि से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक लंबा अतीत है, जिसने ज्ञान विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में अपनी विश्व दृष्टि के अनुरूप ज्ञान के संभावित समस्त अनुशासनों में हस्तक्षेप करते हुए बहुत ही जीवंत तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने अपने सांस्कृतिक जीवन की गतिशीलता को बनाए रखा और उत्तरोत्तर अपनी आत्म समीक्षा करते हुए अपनी आत्म चेतना के परिष्कार का उसका इतिहास रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ऐसी सभ्यता और संस्कृति के आज हम लोग उत्तराधिकारी होने का जो दावा करते हैं, तो मगध की मौलिकता को सांप कहां से सूंघ गया। आज भी प्राचीन भारत में, चाहे वो धर्मशास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे वो नीति परंपरा के ग्रंथों के क्षेत्र में हो, चाहे वो राज विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में हो, आखिर भारतीय सभ्यता और प्राचीन भारत ने जिस ज्ञान को उत्पादित किया वह सर आज भी यूरोप के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और आज भी प्राचीन भारत के प्रति और उसको समझने के प्रति हम और आप से ज्यादा यूरोप मुखातिब और आकर्षित रहता है और उसको कहीं ना कहीं ज्ञान का मानदंड समझता है। लेकिन आखिर क्या हुआ हमारे मेंटल लैंडस्केप में, आखिर कहां से वो गड़बड़ी पैदा हुई कि मगध की मौलिकता इस देश से और हमारे मानस से गुम हो गई। हम क्यों अपनी ज्ञान परंपरा के सातत्य का निर्वाह करने वाले
उसकी निरंतरता में अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझने के प्रयास में हम कहां चूक कर गए। वर्मा सर, मैं इस संदर्भ में इन सब बड़े मुद्दों पर केवल मैं बहुत ही संकेत करते हुए मैं प्रतिनिधि के रूप में फिर मैं मार्क्स की एक टिप्पणी आपको सुनाता हूं, जिसने मार्क्स ने मतलब ये टिप्पणी बहुत ही मतलब आंखें खोलने वाली है। ये 1853 में मार्क्स ने ये एक मतलब न्यूयॉर्क ट्रिब्यूनल में एक लेख लिखते हुए 1953 में ये टिप्पणी किया था। इस बात से हम समझ सकते हैं कि मगध की मौलिकता कैसे गुम हो गई। मार्क्स कहते हैं कि इंग्लैंड के भारत में दो उद्देश्य हैं। एक विध्वंसात्मक, जिसमें एशियाई समाज व्यवस्था को उन्मूलित करना है। दूसरा, इस समाज को पश्चिम के भौतिक आधार से जोड़ देना है। अरब, तुर्क, मंगोल इत्यादि जो भारत को क्रमशः जीते, शीघ्र ही उनका हिंदूकरण हो गया। यह इतिहास का एक शाश्वत नियम है जिसके तहत बर्बर विजेताओं को श्रेष्ठ सभ्यता के द्वारा पराभूत कर दिया जाता है। ब्रिटिश ऐसे पहले श्रेष्ठ सभ्यता के लोग थे जिन्होंने भारत को जीता, इसलिए वे हिंदू सभ्यता की पकड़ से बाहर रह गए। उन्होंने भारत की देसी सामुदायिक संरचना को, उत्पादन की देसी प्रणाली को उन्मीलित कर उखाड़ फेंका। इतिहास के पन्ने भारत में अंग्रेजी राज का वर्णन इससे इतर शब्दों में नहीं कर सकते। मार्क्स जिस टिप्पणी का यहाँ संदर्भ दे रहे हैं, मुझे भागवत की उस पंक्ति का स्मरण आता है कि किरात हुनांद पुलिंद पुक्कसः आभीर खंखः यवनः खसादयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कि यहाँ किरात, हून, पुलिंद, पुक्कस, यवन, खस, एक पर एक जातियां यहां आती गईं, लेकिन अपनी पहचान को खोकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गंगा में उसी तरह से मिलकर विलीन हो गए जैसे भारत की तमाम नदियां गंगा में मिलकर गंगा हो जाती। लेकिन ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति ने जिस आधुनिकता का प्रचार प्रसार किया और जिस आधुनिक सभ्यता को भारत में संक्रांत करने का प्रयास किया और चतुर्दिक रूप से उसने भारत को इस तरीके से पराभूत किया, भारत को एक तरह से अपने वश में लिया कि मुझे अपने एक प्रिय दार्शनिक प्रोफेसर यशदेव सल्ल की पंक्ति की याद आती है, जो यहाँ बहुत प्रासंगिक नहीं है फिर भी, कि 673 वर्षों में मुगल तो यहाँ मंदिर तोड़ते रहे, लेकिन ब्रिटिश राज ने तो भारत कि मंदिर के प्रति जो आस्था, श्रद्धा और निष्ठा परक जो मानसिकता थी, उसी मानसिकता को तोड़ दिया। उनको मंदिर तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कितने गहरे अर्थों में ब्रिटिश राज्य के माध्यम से हमें उपनिवेशित किया गया और हमारी मानसिकता को उपनिवेशित करके किस तरह से हमें मानसिक तौर पर ही मुझे अपहृत करने का और बदल देने का प्रयास किया गया। बहुत सारे आपके प्रतिभागी निर्मल वर्मा को जानते होंगे। निर्मल वर्मा ने इस साजिश पर टिप्पणी करते हुए बहुत अच्छा कहा कि भारतीय सभ्यता का अस्तित्व पश्चिम के लिए एक विडंबना है, एक पहेली और एक विरोधाभास भी जान पड़ता है।
यदि वह यूनान और मिस्र की सभ्यता की तरह महान ऐतिहासिक स्मृति की अवशेष होती तो वह मृत किंतु मूल्यवान शक्ति हो सकती थी। यदि वह अफ्रीकी या लातीन अमेरिकी कबीले की तरह कुछ प्रागैतिहासिक प्रथाओं का पुंज मात्र होती तो वह हजारों नृतत्व शास्त्री इसकी चीड़ फाड़ करने यहां पहुंच जाते। या फिर अगर वह अपने को किसी धर्म विशेष में सिकोड़ कर एक असहिष्णु संप्रदायगत राष्ट्र में बदल लेती तो भी वह ईरान या पाकिस्तान के तरह स्वीकार्य हो सकती थी। परंतु कठिनाई यह है कि परंपरागत भारतीय सभ्यता बोध को न तो उस ढांचे में ढाला जा सकता है जिसमें वर्तमान सदैव अतीत से अपने को वियुक्त करने में ही फलित होता है, और न ही इसे मजहब, कबीले या आधुनिक राष्ट्र राज्य की किसी बनी बनाई श्रेणी में ही संकुचित किया जा सकता है। आखिर हमारे इतने आत्मचेता विचारकों ने अपने लेखन में प्रसंगपात रूप से इतने संवेदनशील रूप से हमें जो चेताने का प्रयास किया है, तो आखिर हम अपनी स्मृति भ्रष्ट बदहाली का सर एक कंसेप्चुअल मैपिंग कैसे करें, अपने को कैसे जाने कि हमारी बदहाली की परिस्थिति क्या है। सर मैं बहुत विस्तार में न जाकर उस कंसेप्चुअल मैपिंग को आपके प्रतिभागियों तक पहुंचाने के लिए मैं एक तरीका अपनाता हूं कि आप देखिए कि भारत की जो आजादी की लड़ाई थी, आप सब लोग सहमत होंगे कि वह केवल एक राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी। अगर वह एक राजनीतिक आजादी की लड़ाई होती तो उस स्वतंत्रता का घोषणा पत्र महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के रूप में नहीं लिखा होता, जिसे वह स्वयं अपने ही शब्दों में कहते हैं कि यह आधुनिक सभ्यता पर की गई एक सख्त टीका है। वो भारतीय सभ्यता और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उसे मैनिफेस्टो नहीं बनाते। तो हमें यह समझना चाहिए कि भारत अपनी आजादी की लड़ाई, अपनी सभ्यता और संस्कृति की स्वायत्तता और स्वयं अपने आप को फिर से अपनी सभ्यता और संस्कृति की उस पहचान और निरंतरता के साथ अपने को आत्म प्रतिष्ठ करने का उसमें लक्ष्य था। लेकिन आजादी के बाद हुआ क्या इस देश में? हमारे आजादी के आंदोलन के समय पता नहीं इस देश का कैसा सौभाग्य था कि उन दिनों एक साथ हमारे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े विचारक पैदा हुए और उतने ही बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए, और जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने के भारतीय तरीके को सामने लाकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाया और उसका लक्ष्य सभ्यता और संस्कृति में आत्म प्रतिष्ठ होना बताया। लेकिन आजादी के बाद आप देखिए कि आजादी के बाद वर्मा सर आपको लगेगा कि भारत अपना कायांतरण कर रहा है। तथाकथित हमारे जो मिसनॉमर पुनर्जागरण है, मुझे उसे मिसनॉमर रेनेसा कहने में कभी मुझे संकोच नहीं होती। ये जो मिसनॉमर और डिसेप्टिव जो हमारा रेनेसा रहा है, सो कॉल्ड रेनेसा, उसकी प्रमुख 3 धाराएं रही और आप सब लोग जानते होंगे कि उसकी सबसे प्रभावी धारा जो रही वो उसका प्रेरणा स्रोत पूंजीवादी यूरोप था। उसकी जो दूसरी धारा रही उसका प्रेरणा स्रोत समाजवादी यूरोप था, और हमारे पुनर्जागरण की जो तीसरी धारा रही वो हिंदू पुनरुत्थानवादी एक धारा रही। सर आप बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मैं आपके सामने मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है कि आप इस पर ध्यान देंगे वर्मा सर। क्या आप देखिए कि आजाद होने के पश्चात भारत
अपने को पूरी तौर से पुनर्जागरण के उस वैचारिक जो हमारी पृष्ठभूमि थी उससे अपने को काट लिया। महर्षि अरविंद, गांधी और महात्मा गांधी जो सच्चे अर्थों में मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के 16 कलाओं के जो युगीन अवतार थे और जिनके चिंतन में भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक रूप से अपने 16 कलाओं के साथ नवीकृत हुई थी, पश्चिम के समानांतर पश्चिम को संबोधित करते हुए हमने अपने को उस मूरिंग से पूरी तरह काट लिया। और आप देखिए कि आजादी के लगभग 70 वर्षों तक भारत के स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, भारत के ज्ञानात्मक उद्यम, भारत के ज्ञानात्मक उद्यम को बढ़ावा देने वाले जितने संस्थान हैं उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट संचालित किए गए, आप इन सब चीज का एक सर्वेक्षण करेंगे तो पाएंगे कि पूंजीवादी यूरोप और आधुनिक सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए जितने प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, ज्ञानात्मक, संस्थागत उपक्रम किए जा सकते थे, भारत आजादी के 70 वर्षों तक वही करता रहा। मैं उसका पूरा सर्वेक्षण तो सर आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन एक कंसेप्चुअल मैपिंग करते हुए मैं बड़े दावे के साथ मतलब ये बात कह सकता हूं कि विगत 70 वर्षों तक मेरे पूरे सोचने का जो तरीका था उसका कंसेप्चुअल मैपिंग यही था। और इस 70 वर्षों के दौरान हुआ क्या, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहने जा रहा हूं वो हुआ ये कि विचार की मौलिकता और किसी बौद्धिक परंपरा के अंदर से उसकी आत्मचेतना का जो विस्तार होता है उसके लिए आवश्यक जो शर्त होती है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, वह यह कि अनुभूति, अभिव्यक्ति का अवधारणीकरण और अवधारणीकरण के लिए चयनित तर्कशास्त्र। मुझे लगता है कि वर्मा साहब अपनी शब्दावली में इसे और बेहतर ढंग से, या अरुण जी इस चीज को बेहतर ढंग से अपने व्याख्यानों में अभिव्यक्त कर पाएंगे कि एक नॉन इंपेरिकल, एक अवधारणात्मक शोध, एक अंतर्दृष्टिपूर्ण शोध, और जिस शोध को हम अपनी संस्कृति, अब जिस शोध के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को संबोधित कर सकते हैं, उसे परिमार्जित कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी है अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण के लिए उपलब्ध तर्कशास्त्र। इन 4 चीजों में एक वाक्यता होनी चाहिए, इन 4 चीजों में एक कन्फॉर्मिटी होनी चाहिए, एक तारतम्यता होनी चाहिए, तब इसके माध्यम से जिस ज्ञान का उत्पादन होता है वह ज्ञान अपनी सांस्कृतिक और साभ्यतिक पृष्ठभूमि में उपजी हुई ज्ञान होती है, और उस ज्ञान में किसी सभ्यता और संस्कृति के वर्तमान को न केवल संबोधित करने की, बल्कि उसमें यदि परिष्कार की गुंजाइश है तो उसको परिष्कृत करने की भी उसमें संभावना निहित होती है। ये जो अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र, ये जो 4 पहलू हैं, ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसके लिए सर मैं फिर से आपको हाइडेगर के जीवन की एक छोटी सी वाक्य आप लोगों को सुनाता हूं। हाइडेगर का एक मित्र लाओ त्से का जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहा था, तो लाओ त्से का अनुवाद करते हुए उस जर्मन विद्वान को कठिनाई होती थी। तो संयोग बस
हाइडेगर से मिलने के लिए एक चीनी विद्वान हाइडेगर से मिलने के लिए गए, तो हाइडेगर को लगा कि हमें उस अपने मित्र विद्वान को भी बुला लेना चाहिए जो लाओ त्से का जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। अगर ये दो लोग आपस में बातें करेंगे तो उनकी गुत्थियां कुछ सुलझ जाएंगी। वो दोनों विद्वान, चीनी विद्वान और जर्मन विद्वान, आपस में सब बातचीत करने लगे और जर्मन विद्वान ने ये प्रश्न किया चीनी विद्वान से कि जर्मन नहीं, ये चीनी ऐसा क्यों सोचते हैं, ये चीनी ऐसा क्यों सोचते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता, उनके सोचने का तरीका ऐसा क्यों है। चीनी विद्वान ने एक बेबाक उत्तर दिया, जिस उत्तर पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उस चीनी विद्वान ने बहुत संक्षिप्त और बेबाक उत्तर दिया कि हम चीनी अरस्तु का तर्कशास्त्र नहीं पढ़े थे। अगर हम चीनी अरस्तु का तर्कशास्त्र पढ़ लिए होते तब हमारे सोचने का जो तरीका था, हमारे सोचने की जो कोटियां थी, हमारे सोचने का जो ढांचा होता वह आपकी तरह होता। बगल में बैठा हाइडेगर ने सर कहा कि भगवान का शुक्र है कि ये चीनी अरस्तु का तर्कशास्त्र नहीं पढ़े थे, इसलिए अपनी विचारों की निजता में यह आज भी आत्म प्रतिष्ठा है। सर, किसी भी विचार परंपरा के विकास की एक स्वकीय धारा होती है और उस स्वकीय धारा में वह विचार परंपरा समय समय पर अपना आत्मालोचन करते हुए अपनी आत्मचेतना का विस्तार करती रहती है। उसके आत्मचेतना के विस्तार में उसका जो स्वकीय विकास की धारा होती है तब अवरुद्ध होती है कि जब उसकी अनुभूति, अभिव्यक्ति और उसके अवधारणीकरण को एक भिन्न प्रकार के अवधारणीकरण के तर्कशास्त्र से बाधित कर दिया जाता है। अनुभूति हमारी अपनी होती है, भाषा हमारी अपनी होती है, उस भाषा में ही वह तर्कशास्त्र होता है जो हमारी अनुभूतियों का अवधारणीकरण करता है। मतलब अनुभूतियों के अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र वह भाषा में ही होता है, भाषा से अलग उसका अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र होता नहीं। तो जब एक दूसरी भाषा मेरे अनुभूति और अवधारणीकरण को एक दूसरी भाषा के तर्कशास्त्र के द्वारा जब हम उसका अवधारणीकरण करने लगते हैं तो 150% कॉलोनाइज्ड हम वहीं हो जाते हैं। हम अपनी ज्ञान परंपरा की जड़ों से वहीं कट जाते हैं कि अनुभूतियां तो मेरी अपनी होती हैं, लेकिन उन अभिव्यक्तियों के अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र किसी दूसरी भाषा, दूसरी सभ्यता और किसी दूसरी संस्कृति से आता है। और हम इतने गहरे में वैचारिक रूप से हमारी निजता का अपहरण कर लिया जाता है कि हम अपहृत होने के बाद भी उसी विपर्यास से ग्रस्त रहते हैं कि हम अपनी निजता में प्रतिष्ठित हैं। भारत में सर कुछ यही घटित हुआ और भारत इस घटनाक्रम में आजादी के अपने 75 वर्षों के दौरान कभी अपने को पूंजीवादी यूरोप को अपनी नियति मानकर उस तरह से सोचने समझने के तरीके को, उस तरीके के संस्थानीकरण के तरीकों को अपनाता रहा। बीच में सर एक दूसरा दौर आया कि हम समाजवादी यूरोप को अपना मानदंड बना लिए और भारत में पूरे तौर से एक ऐसा दौर आया जिसमें फैशन बन गया। मार्क्सवाद एक इस तरह का फैशन बना कि सर लड़कियां किसी से प्रेम करने में यूनिवर्सिटी में पहले ये पूछती थी कि ये मतलब मार्क्सवादी है कि नहीं। इतना फैशनेबल चिंतन बन गया। और इस दौर में तो भारत ने पहला अपना कायांतरण किया आधुनिकता की, पूंजीवादी यूरोप की आधुनिकतावादी वैचारिकी।
और उसे लगा कि भारत को अपना स्वतंत्र इसी में प्राप्त हो सकता है, और भारत की सारी व्यवस्थाएं उस रंग में रंग दी गई। उसके बाद एक दूसरा दौर आया जिसमें समाजवादी यूरोप को भारत का नियति माना गया, और लगा कि भारत अपना स्वतंत्र शायद समाजवादी यूरोप के दर्पण में अपना चेहरा देकर अपना वास्तविक चेहरा प्राप्त कर सकता है। और भारत में सोचने समझने का, भारत के संस्थानीकरण का एक लंबा दौर हम लोगों ने इस आदर्श के साथ भी देखा है। ये भारत का सर अपने को खोजने का, अपने को पाने का ये दूसरा कायांतरण था। भारत का सर एक वर्तमान दौर, भारत में एक तीसरे प्रकार के कायांतरण के दौर से आज हम लोग गुजर रहे हैं। और उस राजनीतिक दौर को तो वर्मा सर आपने 2007-8 से बहुत ही नजदीक से देखा है, जिसकी परिणति आज हुई कि हम एक पुनरुत्थानवादी दौर से गुजर रहे हैं, जो पीछे के भारत के दो कायांतरणों का, पूंजीवादी यूरोप में भारत का कायांतरण और समाजवादी यूरोप में भारत के कायांतरण को रिजेक्ट करते हुए भारतीयता का एक ऐसा संस्करण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, और कहा जा रहा है कि यही 24 कैरेट की भारतीयता है, जिसे मैं अपनी शब्दावली में कहूं तो यह एक बहुत विकृत किस्म की घोर आंतरिक औपनिवेशीकरण का यह एक आवरण के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आंतरिक औपनिवेशीकरण के दौर से। और आज भी देखिए कि विगत 7-8 वर्षों में ही भारत का जनमानस किस तरीके से, उसकी सोच समझ, उसके काम करने के तरीके, उसके सामाजिक व्यवहार को समझने के तौर तरीकों में विगत 10 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। हम इस तीसरे दौर में ये भारत का तीसरा कायांतरण है। सर भारत अपने को खोज रहा है, और भारत अपने को खोजने के क्रम में ये कायांतरणों से गुजर गया है। और आपको सर अच्छा लगेगा ये सुन के वर्मा साहब कि ये पुनर्जागरण की यही 3 प्रमुख धाराएं थी, और आजादी के बाद भारत ने इन तीनों प्रमुख धाराओं में अपना कायांतरण करते हुए वर्तमान को प्राप्त किया है। एक चौथी धारा भारत में कायांतरण की अभी प्रतीक्षारत है, और मैं उसे मानता हूं कि वो अंबेडकर और फूले वाली धारा है, जो महाराष्ट्र में ही सावरकर और अंबेडकर और फूले को आपस में एक सांप्रदायिक टकराव में बदल देता है। सावरकर की जो एमिजिंड कम्युनिटी है ना, वही एमिजिंड कम्युनिटी महाराष्ट्र में ही धूसरित हो जाती है बलि राज्य की एमिजिंड कम्युनिटी। वह एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर देता है। एक धारा प्रतीक्षारत है। हो सकता है कि पुनरुत्थानवादी धारा का जब पर्यवसान हो तो भारत अपना एक चौथा कायांतरण करे। सर आखिर ये भारत अपने आप को खोजने की प्रक्रिया में इन विजातीय, इन विधर्मी और इन अभारतीय विचारों के माध्यम से अपना कायांतरण कब तक करती रहेगी? वर्मा जी की जो चिंता है वो यही चिंता है कि हम अपने को खोजने के प्रयास में, अपने आप को पाने के प्रयास में, ये भारत अपना कब तक कायांतरण, छद्म कायों में अपना कायांतरण कब तक करता रहेगा, और इन छद्म कायों में कायांतरण करने से मुझे कैसे निजात मिलेगी? वर्मा जी की चिंता इसी निजात पाने की है। देश की वर्तमान पीढ़ी में इसी भावबोध को अंकुरित करने की है कि वो अपने सोच को किस तरीके से विऔपनिवेशिक कर सके, और वो विऔपनिवेशिक मानस के प्रकाश में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की निजता को, उसकी निरंतरता को कैसे समझ सके। सर मैं इतने बड़े इशू को मैं कैसे आपके प्रतिभागियों तक संबोधित करूं, लेकिन मैं संकेत में सर ये कहना चाहूंगा
जिसके लिए मैंने दो अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करता हूं। वो शब्दावलियां कितनी सटीक है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनके माध्यम से बातों को समझता हूं। वो दो टर्म है, एसेंशियल मॉडर्निटी और प्रोसेस मॉडर्निटीज। एसेंशियल मॉडर्निटी और प्रोसेस मॉडर्निटीज। एसेंशियल मॉडर्निटी का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में पश्चिम का आधुनिकता का जो एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है, एक पश्चिम का मिशन है कि पूरी दुनिया को उसमें बदल देना है। इस प्रोजेक्ट को यदि आपको समझना हो तो विलियम मैकनील की वर्ल्ड हिस्ट्री किताब पढ़नी चाहिए कि ये पश्चिम का ये कैसा मिशन है पूरी दुनिया को बदल डालने का। ये जो पूरी दुनिया की जो मतलब सभ्यताओं के ध्रुवों की दृष्टि से आप बात करें, यूनान, ग्रीक, मध्य एशिया, भारत और चीन, ये सभ्यताओं के प्राचीन ध्रुव रहे। सभ्यता की ये प्राचीन ध्रुव आधुनिकता के चपेट में कैसे अपने ही घर में अप्रासंगिक हो गए, इतिहास में यह विदित है और होते जा रहे हैं। और अपनी प्रतिरोधक क्षमता के चलते आज भी इसकी दीप्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब भारत सभ्यता और संस्कृति अपने ज्ञानात्मक उद्यम और अपने सांस्कृतिक निरंतरता में सदैव अपनी प्रोसेस मॉडर्निटी में विकसित होता रहा, अपनी बौद्धिक परंपरा की आत्मचेतना का विस्तार करता रहा, और भारत का जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, आज की आधुनिक पीढ़ी तो मतलब उससे सर्वथा अपरिचित हो गई है। भारत की ज्ञान परंपरा में जिन साहित्यों का निर्माण किया गया है, जो कुछ लिखे गए, वो मतलब इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जितना रिगरस ट्रेडिशन, उस रिगरस ट्रेडिशन को जब हम देखते हैं, उसको परखने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कि एसेंशियल मॉडर्निटी ने हमारी ज्ञान परंपरा के साथ अंतर क्रिया करते हुए हमारी प्रोसेस मॉडर्निटीज की जो के प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया उसने। सर वर्मा सर, गड़बड़ी यही पैदा हुई कि एसेंशियल मॉडर्निटीज की अंतरक्रिया के कारण भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर से जो उसकी सृजनात्मकता, रचनात्मकता थी, जो प्रोसेस मॉडर्निटीज थी, उसको उसने हताहत कर दिया, उसको उसने सप्रेस कर दिया। तो आज यदि हमें फिर से अपने आप को अपनी ज्ञान परंपरा से जोड़ना है, फिर से हमें अपनी जमीन पर अपने को आत्म प्रतिष्ठित करना है, तो सर हमें अपने सोच को ही बदलना पड़ेगा। हाइडेगर ने कहा था कि विज्ञान और तकनीक ने मेरी सोच को ही बदल दिया है, इसलिए किसी राजनीतिक, किसी मार्क्सवादी या किसी पूंजीवादी एजेंडा के तहत हम उसका समाधान नहीं पा सकते हैं। विज्ञान और तकनीक ने हमारी सोच को बदला है, इसलिए हम उस सोच को ही बदल कर अपने मौलिक स्वरूप में लौट सकते हैं। यह हाइडेगर ने कहा था। इसीलिए हाइडेगर कहा था कि इट शुड बी ट्रीटेड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ थॉट। हमें भी अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ने के लिए और अपने ज्ञान परंपरा की उस प्रक्रियात्मक आधुनिकता को फिर से संचालित करने के लिए हमें उसको एक वैचारिक परियोजना के रूप में लेना पड़ेगा।
यह काम किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं, गली कूचियों के नाम, सड़कों के नाम और स्टेशन के नाम बदल देने से ये नहीं हो सकता है। अगर भारत को उसकी वास्तविक अस्मिता में फिर से प्रतिष्ठित करना है और उस भारतीय बोध और भारतीय विश्व दृष्टि के साथ उस भारत की प्रक्रियात्मक आधुनिकता को यदि विश्व के अप्रतिहत यूरोपीकरण के विकल्प बनाना है, तो हमें भारत के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के उस प्रोसेस मॉडर्निटीज को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे सोचने के तरीके पर जो एक औपनिवेशिक आवरण है, पहले उसका वर्मा सर प्रक्षालन करना पड़ेगा, नहीं तो हम उस सोचने की स्थिति में ही नहीं। मतलब पहले हमें अपने मेंटल लैंडस्केप को डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचने के वो तरीके हमारे अंदर इतने गहरे प्रविष्ट हो गए हैं कि हम किसी चीज पर भारतीय तरीके से सोचने समझने लायक रह ही नहीं गए। लगता है जैसे हमें अब इसको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक नए प्रकार की सर हेरमेनेटिक्स की जरूरत है। आखिर उस हेरमेनेटिक्स को हम कैसे पाएं? मेरे पास सर अब केवल 10 मिनट का समय बचा है, तो मैं थोड़ी सी मतलब कुछ हल्की फुल्की और मतलब बातें मैं आपके प्रतिभागियों तक पहुंचाऊं। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान के विऔपनिवेशीकरण, मूल समस्या सर यहाँ ज्ञान के विऔपनिवेशीकरण की है, क्योंकि आप जब तक ज्ञान का विऔपनिवेशीकरण नहीं करेंगे तब तक आप अपनी बौद्धिक परंपरा की प्रक्रियात्मक आधुनिकता को संचालित नहीं कर पाएंगे और आप अपनी आत्मचेतना का युगीन विस्तार आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रक्रियात्मक आधुनिकता के लिए ज्ञान का विऔपनिवेशीकरण बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान के विऔपनिवेशीकरण की चिंता, वर्मा सर आप तो बहुत पढ़ते रहते हैं, ये पूरी चिंता आज पूरी दुनिया में व्याप्त हो गई है। मैं कुछ दिनों पहले मैं ये सोच रहा था कि पूरी आधुनिकता जिस साभ्यतिक अभियान को एक विश्व विजयी अभियान के रूप में लेकर पूरी दुनिया में संचालित हो रही है, आखिर उसके मूल में मनुष्य की वो कौन सी अवधारणा है जिस मनुष्य को यह अपने साभ्यतिक अभियान में पुष्ट करना चाहता है। तो वर्मा सर, मैं विस्तार से न बता के केवल इतना आप जानते हैं कि वो हॉब्सियन कंसेप्ट ऑफ मैन ही है जिसको लेकर यह आधुनिक सभ्यता अभी तक चल रही है। उसके मूल में हॉब्सियन कंसेप्ट ऑफ मैन है और पूरी सभ्यता अपने सारे ज्ञानात्मक उद्यमों के माध्यम से मनुष्य की उसी अवधारणा को पुष्ट करता है। आज पश्चिम में लोग उस एकाकी मनुष्य की अवधारणा, उस हिंसक मनुष्य की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह वहां के बड़े बड़े विचारक उठाने लगे। आप लोगों ने मिशेल हॉलबैक का एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास एटोमाइज्ड का नाम सुना होगा। यदि आप न सुने हो तो इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए। ये उपन्यास हॉब्सियन कंसेप्ट ऑफ मैन को नींव का पत्थर बनाकर जिस आधुनिक सभ्यता का निर्माण हुआ उसके जो डेंजरस कंसिक्वेंसेज हैं